हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है हम जनरली पढ़ेंगे गर्भपात के बारे में। अबॉर्शन क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। जैसा कि आप हेडिंग से थंबनेल से जान गए होंगे अबॉर्शन क्या है और अबॉर्शन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, जनरली अबॉर्शन ये होता है, गर्भपात ये होता है कि अगर किसी गर्भवती महिला के अंदर उसके भ्रूण में किसी प्रकार की विषाक्ति हो जाती है या प्रीमेच्योर है या किसी प्रकार की विक्षिप्ति आ जाती है, चाहे उसका कोई अंग मिसकैरेज हो या उसको कोई दिमाग में मस्तिष्क में कोई मिसकैरेज हो। लेकिन हमको ये कैसे पता चलेगा कि गर्भवती महिला के जो भ्रूण में कोई प्रॉब्लम है तो उसे गर्भपात करवाना चाहिए या अबॉर्शन करवाना चाहिए। तो एक अल्ट्रासाउंड प्रोसेस होती है, उससे ये पता चलता है जब कोई गर्भवती महिला होती है तो उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है। तो उससे ये पता चलता है कि गर्भवती जो महिला है उसका जो भ्रूण है वो किसी प्रकार से ग्रसित है, चाहे कोई रोग हो या कोई विक्षिप्ति हो या किसी प्रकार का वो रोग हो सकता है या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस प्रॉब्लम से क्या होता है कि सोचते हैं कि अगर मेरा बेबी होगा, अगर इन फ्यूचर पैदा हो गया और उसकी शरीर में कोई कमी है, मान लो कोई किसी का पैर दिव्यांग है या किसी का मानसिक रूप से विक्षिप्ति, तमाम प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। अगर वो दुनिया में बर्थ कर गया बेबी तो क्या होगा, अपना सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अपनी पूरी लाइफ ज़िंदगी भर क्या रहेगा, ग्रसित रहेगा उस रोग से। तो इसकी वजह से कभी गर्भपात कराया जाता है, अबॉर्शन कराया जाता है। तो तमाम प्रकार की जो दिक्कतें होती हैं उससे बचने के लिए गर्भवती महिला गर्भपात करवा देती हैं, ठीक है। हम देखेंगे जनरली इस वीडियो में गर्भपात क्या होता है, उसके क्या कारण है और उसका निवारण और क्या क्या दिक्कतें हैं, ठीक है। और हम आपको बताते हैं, मैंने सारा यूपी त्रिपल मुख्य सेविका का सारा सिलेबस कवर अप कराया है और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मुख्य सेविका के नाम से, ठीक है। तो वहाँ आप जाकर अच्छे से वीडियो पढ़ सकते हैं। पार्ट वाइज मैंने 30 लेक्चर डाले हैं, 30 वीडियो पढ़ाए हैं, उसमें सारा कुछ टॉपिक कवर अप कर दिया है, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम जब देखेंगे आज तो देखेंगे गर्भपात। जैसा कि लिखा है, जब गर्भावस्था प्रेगनेंसी के 20वें सप्ताह के पहले गर्भ में भ्रूण की मृत्यु हो जाए तो उसे गर्भपात या अबॉर्शन कहा जाता है। हिंदी में से गर्भपात और इंग्लिश में अबॉर्शन कहा जाता है। और लगातार 3 या उससे ज़्यादा बार गर्भपात होने पर उसे पुनरावृत्त गर्भपात कहते हैं। कहने का मतलब है, अगर लगातार 3 बार गर्भपात हो गया तो उसे हम पुनरावृत्ति गर्भपात कहते हैं, ठीक है। रिकरेंट अबॉर्शन बोलते हैं। फिर 5 में से 1 प्रेगनेंसी मिसकैरेज एबॉर्शन में ख़त्म हो जाती है। ज़्यादातर मामले में महिलाओं को प्रेगनेंसी के बारे में पता होने से पहले गर्भपात हो जाता है। महिलाओं को प्रेगनेंसी के बारे में पता नहीं होता है लेकिन उसके पहले भी उनका गर्भपात हो जाता है। ये कोई उनकी प्रॉब्लम हो सकती है, निजी प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, गर्भपात के प्रकार क्या होते हैं। जो पहला प्रकार यहाँ पे दिया है मिस्ड गर्भपात यानी अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन। इसमें क्या होता है, इसमें गर्भावस्था खुद से ख़त्म हो जाती है लेकिन नाल और भ्रूण गर्भावस्था में मौजूद होते हैं। इसमें ना कोई रक्तस्राव होता और ना ही किसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। इसका पता अल्ट्रासाउंड से किया जाता है। मैंने बताया ना कि अल्ट्रासाउंड एक ऐसी प्रोसेस होती है, उससे पता चलता है कि बेबी अंदर है तो उसके पेट के अंदर है तो उसको क्या प्रॉब्लम है, कोई विक्षिप्ति नहीं तो नहीं है, इसका कोई अंग है जो मिसकैरेज तो नहीं है। तो वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम होती है वो अल्ट्रासाउंड एक चीज़ होती है, तो उसमें हमको दिखाई देती है फिल्म में और रिपोर्ट बनाई जाती है डॉक्टर के द्वारा कि ये आपके फूड में प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर गर्भपात कराया जाता है, उसका निदान किया जाता है किसी भी प्रकार से। तो इसका एक मिस्ट होता है, इसमें क्या है, ये होती है जो गर्भावस्था खुद ही खत्म हो जाती है और लेकिन नाल और भ्रूण गर्भावस्था में मौजूद होते हैं, ठीक। और इसमें ना ही किसी प्रकार का रक्तस्राव होता है और ना ही कोई लक्षण दिखाई देते हैं, केवल इसमें पता चलता है अल्ट्रासाउंड से। इस गर्भपात को हम बोलते हैं मिस्ड। मिस्ड मतलब किसी चीज़ को मिस करना, ठीक है। वो मिक्स्ड है ना, तो मिक्स्ड नहीं है, MIXED वाला नहीं है, यहाँ पर MISSED वाला है, यानी मिक्स्ड है ना किसी चीज़ का मिस करना, ठीक है, ये चीज़ है। फिर नेक्स्ट हमारा है अधूरा गर्भपात। इसमें क्या था, इनकम्प्लीट एबॉर्शन। इसमें महिला को योनि से रक्तस्राव और पेट के निचले हिस्से में तेज़ दर्द जैसे लक्षण महसूस होते हैं। इसमें भ्रूण का कुछ ही भाग बाहर आ पाता है, इसलिए इसे अधूरा गर्भपात माना जाता है। इसमें जो भ्रूण का बाहर भाग होता है वो कुछ ही बाहर आ पाता है और महिलाओं को तेज़ी से उनके प्राइवेट पार्ट से रक्तस्राव होता है और उनके निचले भाग में दर्द महसूस होता है। तो इसे हम अधूरा गर्भपात कहते हैं, यानी इनकम्प्लीट एबॉर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, पूर्ण गर्भपात। इसमें क्या होता है, इसमें गर्भाशय से भ्रूण पूरी तरह से बाहर आ जाता है। कंप्लीट एबॉर्शन ये होता है जो भ्रूण होता है हमारा अल्प विकसित बच्चा
एक आम भाषा में समझ लीजिए, एक अल्प विकसित या इमेच्योर बेबी जो होता है उसे हम वो अगर बाहर आ जाए तो उसे हम पूरा कंप्लीट बाहर आ जाए तो उसे हम पूर्ण गर्भपात बोले हैं, पूर्ण गर्भपात बोलते हैं, कंप्लीट एबॉर्शन बोलते हैं। फिर है हमारा अपरिहार्य गर्भपात। इसमें क्या होता है, इसमें रक्तस्राव होने के साथ गर्भाशय ग्रीवा खुल जाती है जिससे भ्रूण बाहर आ जाता है। इस दौरान महिला का पेट में लगातार ऐंठन हो जाती है। इसमें जो होता है जो रक्तस्राव तो होता ही है प्राइवेट पार्ट से, साथ ही इसमें गर्भाशय की जो ग्रीवा होती है वो खुल जाती है और भ्रूण बाहर आ जाता है। इस दौरान जो पेट होता है, महिला के पेट में तमाम प्रकार की ऐंठन होती हैं जो उससे दर्द उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार को अपरिहार्य गर्भपात बोलते हैं, इनविटेबल एबॉर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा संक्रमित या सेप्टिक गर्भपात। इसमें क्या है, इसमें संक्रमण योनि से इन्फेक्शन होने के कारण गर्भपात हो जाता है। कहने मतलब है अगर किसी महिला के प्राइवेट पार्ट में अगर कोई संक्रमण हो जाता है, किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो वहाँ पर भी गर्भपात हो जाता है। संक्रमण कहने का मतलब है अगर उनके प्राइवेट पार्ट में मान लो अगर यूरिन का निकलता है ना, तो यूरिन में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उनके वृक्क में होगा, ठीक, उनके मूत्र मार्ग में होगा, तो वहाँ पर इन्फेक्शन की वजह से भी उनके भ्रूण को इन्फेक्ट कर जाता है और उनका भ्रूण क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है। तो यहाँ पर भी गर्भपात देखने को मिलता है। तो इस प्रकार क्या होगा, संक्रमण की वजह से भी गर्भपात हम लोगों को देखने को मिलता है गर्भवती महिलाओं में, माताओं में। अब क्या है, हम देखेंगे जो गर्भपात के जो लक्षण होते हैं उनके बारे में देखेंगे। इसमें है पेट में ऐंठन या दर्द होना सबसे आम लक्षण है। देखो जब अबॉर्शन होता है तो सबसे पहले जो पेट में दर्द होगा और क्या होगा, ये पेट में एक प्रकार की ऐंठन रहती है जिसको आम भाषा में मिरोड़ बोलते हैं। तो वहाँ पर मिरोड़ के साथ दर्द होता है तो ये गर्भपात का आम लक्षण माना जाता है। यह दर्द पीरियड्स में होने वाले दर्द के समान होता है। जो महिलाओं में पीरियड्स होता है, माहवारी होता है, रजोदर्शन होता है, उससे पीरियड्स में जैसे दर्द होता है वैसे ही भी एक दर्द होता है गर्भपात के समय। कभी कभी यह पीरियड के समान दर्द से भी अधिक हो जाता है। मतलब कहने हैं कि जो ये दर्द होता है गर्भपात वाला, ये पीरियड्स जो होते हैं, माहवारी होती है, रजोदर्शन होता है, उससे भी ज़्यादा कहीं दर्द होने लगता है गर्भपात में। तो ये गर्भपात के लक्षण हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रेगनेंसी के समय पर योनि वजाइना से ब्लीडिंग या हल्की स्पॉटिंग होना, ब्लडिंग के साथ ब्लड क्लॉट्स भी आते हैं और यह ब्लीडिंग लाल या भूरे रंग की हो सकती है। कहने मतलब जब गर्भपात होता है तो प्राइवेट पार्ट से या वजाइना से ब्लीडिंग के साथ ब्लड के क्लॉट आते हैं, ब्लड के क्लॉट बाहर आने लगते हैं। यानी कि एक प्रकार क्लॉट माने ये समझ लीजिए, हिंदी में हमको नहीं आ रही क्लॉट क्या बोलते हैं हिंदी में, साथ एक प्रकार की हम कैसे बता दें, एक क्लॉटिंग आती है ब्लड की, वो हल्का भूरे या काले रंग की भी, कभी कभी काले, हल्का रेड ब्लैक, हल्का डार्क रेड ब्लैक रेड हो जाता है तो समझ लीजिए ब्लैक सा हो जाता है। ऐसे ब्लड होता है ना, वैसे ही एक प्रकार का क्लॉट निकलता है प्राइवेट पार्ट से। तो ये जब निकलेगा तो हमारा क्या होगा, वहाँ पर जो प्रेगनेंसी होगी उसको इफेक्ट करता है और वहाँ भ्रूणपात, जो वहाँ पर गर्भपात होता है उसका लक्षण देखने को मिलता है कि जो ब्लीडिंग के साथ क्लॉट आ रहा है बाहर, तो ये गर्भपात का लक्षण दिखाई देता है। फिर देखेंगे क्या है, प्रेगनेंसी के लक्षणों का कम हो जाना, जैसे स्तनों में दर्द होना। स्तनों में प्रेगनेंसी के लक्षणों का कम हो जाना, ये भी एक लक्षण माना जाता है। प्रेगनेंसी के लक्षणों का कम हो जाना, जैसे स्तनों में दर्द होना, उल्टी आना और स्तनों में दर्द होना भी एक लक्षण माना जाता है। पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होना, जब गर्भपात होता है तो जो महिलाएं होती हैं उनकी जो बैकबोन होती है और उसके जो निचले हिस्से जिसे कमर बोलते हैं, वहाँ पर उनको दर्द होने लगता है। तो ये प्रकार गर्भपात का ये भी लक्षण देखने को मिलता है। फिर है गर्भावस्था में रक्तस्राव होना। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो रक्तस्राव हो वो ज़्यादा मात्रा में होने लगता है तो वहाँ पर एक खतरा बना रहता है, किसका, गर्भपात का। तो वहाँ पर भी एक लक्षण दिखाई देता है गर्भपात की। अगर ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव हो रहा है, तो वहाँ पर एक लक्षण देखने को मिलता है, किसका, गर्भपात का। अब देखेंगे हम नीचे के गर्भपात के कारण क्या होते हैं। जो हमारा टाइप्स ऑफ अबॉर्शन क्या है, आनुवंशिक क्रोमोसोमल असामान्यता, जेनेटिक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, माता या पिता दोनों में से किसी एक या दोनों से क्रोमोसोम में किसी भी प्रकार की असमानता होना। कहने मतलब एक जो गर्भपात हमारा होता है तो उसमें जो माता पिता के क्रोमोसोम होते हैं उसकी वजह से भी कभी कभी हमको ये चीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, तो माता पिता की जो
क्रोमोसोम हैं, अगर माता और पिता दोनों के क्रोमोसोम एक दूसरे में मैच नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर भी क्या मिलता है देखने को, वहाँ पे गर्भपात के लक्षण देखने को मिलते हैं। ये जो हमारे गर्भपात के कारण होते हैं वो आनुवंशिक होते हैं, ठीक है, जेनेटिक होते हैं। तो ये एक प्रकार का गर्भपात का लक्षण हो सकता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इम्यूनोलॉजिकल समस्याएँ। इसमें क्या होता है, कभी कभी इम्यूनोलॉजी डिसऑर्डर जैसे अस्थमा, एलर्जी, अंटो इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की समस्याएं होने के कारण से गर्भाशय में भ्रूण का इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। कभी कभी ऐसे होता है, अगर कोई महिला है, ठीक है, वह स्वास्थ्य कारण से बीमार है, उसके किसी प्रकार की एलर्जी है या उसे अस्थमा है, तो उसकी वजह से अगर वो बीमार है तो उसका जो भ्रूण होगा, उसके पेट में जो उसका भ्रूण होता है वो भी एक प्रकार से इन्फेक्ट हो जाता है। और कभी कभी भ्रूण इतना इन्फेक्ट हो जाता है कि वो पूर्ण विकसित नहीं हो पाता और उसका क्या हो जाता है, उसका गर्भपात हो जाता है, एबॉर्शन हो जाता है। तो कभी कभी बीमारियां भी होती हैं, जो इम्यूनोलॉजिकल समस्याएं होती हैं उसकी वजह से भी गर्भपात देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये प्रकार की समस्या हमारा ये जो हो गया, ये प्रकार की समस्याएं आनुवंशिक हो सकती हैं। यानी कि जो माता पिता अगर माता बीमार है तो क्या होगा, उसका बेबी भी बीमार होगा, उसका फर्क बेबी के ऊपर पड़ता है। मैंने सबसे पहले बहुत बार वीडियो में डिस्कस ये किया है, अगर माता स्वस्थ है तो क्या होगा, उसका जो न्यू चाइल्ड बर्थ बेबी है वो भी बहुत स्वस्थ होगा। इसीलिए अगर माता को अपने बेबी को अच्छे से रखना है तो माता को स्वस्थ रखिए, तो बेबी ऑटोमेटिक स्वस्थ हो जाएगा और उसका जो बर्थ होगा वो बहुत हेल्दी होगा। इसीलिए माता को ये सब चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी एक होता है, इम्यूनोलॉजिकल जो समस्याएं होती हैं ये भी एबॉर्शन की समस्याओं के अंतर्गत आती हैं और इसमें गर्भपात के लक्षण दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रोनोलॉजिकल डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, डायबिटीज़, थायराइड, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस ये होती है जो हड्डियां हमारी खोखली हो जाती हैं कैल्शियम की कमी से, तो वहाँ पर हमको ऑस्टियोपोरोसिस रोग देखने को मिलता है। इसमें जो हड्डियां होती हैं वो खोखली हो जाती हैं, आप इसीलिए इसे ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। पोरोसिस शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि पोर माने होता है छिद्र, यानी पोर माने छिद्र होता है, उसी से बना है ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब ऑस्टियो, देखो ऑस्टियो जो होता है, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं उसे हम, हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। मेडिकल लाइन में ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डी, ठीक है, और पोरोसिस का मतलब होता है छिद्र, तो हड्डियों में छिद्र उसे हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और फिर कुशिंग सिंड्रोम जैसी एंड्रोक्रोनोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण भी बार बार गर्भपात की समस्या हो सकती है। मतलब अगर किसी महिला को थायराइड है, डायबिटीज़ है, यानी कि डायबिटीज़ मधुमेह है, या उसको ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी हैं, तो वहाँ पर भी उसके बेबी पे फ़र्क पड़ता है और बेबी क्या होता है, उसका भ्रूण जो होता है वो गर्भपात के रूप में दिखाई देता है। तो यह भी एक कारण हो सकता है एंड्रोक्रोनिकल डिसऑर्डर। फिर अगर अंडे या स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है या फिर एम्ब्रो यानी भ्रूण ठीक से विकसित नहीं होता है, तो वहाँ पर भी हमको क्या दिखता है, गर्भपात का लक्षण दिखाई देता है। कहने मतलब अगर जो फीमेल और मेल निषेचन करते हैं तो वहाँ पर अगर मेल का जो स्पर्म है वो अच्छी तरह से क्वालिटी का नहीं है, अच्छी क्वालिटी का मतलब है ये कि वो अच्छे से क्या है, शुद्ध नहीं है, तो वहाँ पर भी भ्रूणपात यानी भ्रूण का गर्भपात देखने को मिलता है। तो ये प्रकार से होगा, अगर उच्च क्वालिटी का स्पर्म नहीं है तो वहाँ पर जो बेबी का इम्प्लांटेशन होगा महिला के पेट में, तो वहाँ सही से नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, उससे भी हमको गर्भपात देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या है, प्रेगनेंसी का ठीक तरह से ना होना, गर्भाशय में किसी प्रकार की समस्या, क्या उसका आकार ठीक ना हो। कभी कभी ये होता है कि जो गर्भाशय में होता है, जो प्रेगनेंसी होती है वो ठीक प्रकार से नहीं हो पाती है, तो ये भी एक मुख्य कारण मानी जाती है गर्भपात का, एबॉर्शन का। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे क्या है, PCOS यानी पॉलीकास्टिक ओवरी सिंड्रोम की बीमारी में मिसकैरेज होने की संभावना बढ़ जाती है। इस स्थिति में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे गर्भधारण के लिए अंडे विकसित नहीं होते हैं। कहने मतलब कभी कभी ये होता है, जो एक बीमारी होती है PCOS यानी पॉलीकास्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसमें ये होता है कि जो मिसकैरेज होने की संभावना होती है इस बीमारी में बढ़ जाती है। इसमें जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का संतुलन बिगड़ जाता है और जिसमें गर्भधारण जो अंडे होते हैं वो विकसित नहीं हो पाते हैं। जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का हार्मोन होते हैं हमारे शरीर में, उनका संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे गर्भधारण के लिए जो अंडे होते हैं वो पूर्ण विकसित नहीं हो पाते हैं, पूरे मैच्योर नहीं हो पाते हैं और अंततः गर्भपात का कारण बन जाता है। नेक्स्ट क्या है, योनि या श्रोणि पेल्विस में इन्फेक्शन के कारण और पेट में बहुत ज़्यादा दबाव पड़ने या चोट लगने के कारण भी मिसकैरेज होने की संभावना होती है। कभी कभी आपने ये सुना होगा कि अपने समाज में ये सुना होगा कि अगर कोई महिला मारपीट का शिकार हो जाती है या कोई घरेलू हिंसा का शिकार हो जाती है, तो अगर वो प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट की लेडी के ऊपर अगर पेट के ऊपर कोई तेज़ चोट लग जाती है या किसी प्रकार की चोट लग जाती है बाहर से,
उसके पेट पे, तो कभी कभी क्या होता है उसका जो बेबी पेट के अंदर होता है वो मिसकैरेज कर जाता है, अंदर ही डेड हो जाता है। तो इसके कारण भी बहुत से अबॉर्शन देखने को मिलते हैं। मान लो अगर कोई एक्सीडेंट हो गया किसी प्रकार का, घर में किसी से मारपीट हो गया महिला में, और महिला अगर प्रेग्नेंट है और उसका वो जो चोट है कहीं उसके पेट पे लग जाती है, तो वहाँ मिसकैरेज देखने को मिलती है, गर्भपात देखने को मिलता है। तो एक प्रकार का ये भी एक लक्षण देखने को मिलता है। फिर महिला की अधिक उम्र, जो महिलाएं 35 वर्ष में ज़्यादा उम्र में गर्भधारण की कोशिश करती हैं उन्हें बार बार गर्भपात हो सकता है। कहने मतलब एक यहाँ पर उम्र निर्धारित की गई है कि अगर 35 वर्ष से ज़्यादा हैं और गर्भधारण की कोशिश करती हैं तो उनमें भी गर्भपात देखने को मिलता है। तो ये चीज़ थी हमारी गर्भपात के। अब हम देखेंगे गर्भपात की विधियाँ क्या होती हैं। गर्भ की पहली और दूसरी तिमाही में गर्भपात के कई तरीके, देखो क्या क्या तरीके हैं। थोड़ा इसको थोड़ा जूम इन की बात करना, जूम आउट थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें आपको पूरा टेबल दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन थोड़ा हम इसको कोशिश करते हैं थोड़ा जूम इन करने की। अब यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। गर्भ की पहली तिमाही में गर्भपात अथवा अधूरे गर्भपात को पूर्ण करने के तरीके क्या हैं। सर्जिकल विथ वैक्यूम एस्पिरेशन BSA, और होता है औषधीय गर्भपात, यानी कि दवाई देकर गर्भपात कराया जाता है। फिर है मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन, एक होता है मैनुअल, एक होता है ऑटोमेटिक, तो यहाँ पर मैनुअल होगा। फिर इलेक्ट्रिक वैक्यूम एस्पायरेशन, एक होता है इलेक्ट्रिक वैक्यूम एस्पायरेशन से हमारा गर्भपात किया जाता है। तो ये गर्भपात की विधियाँ हमारी दी गई हैं, ठीक है। फिर हमारा देखेंगे अब हम जो विधियाँ हैं उसमें क्या क्या होता है। जो हमारी है मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन, इसमें क्या होता है। मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन गर्भ समापन की सुरक्षित सर्जिकल विधि है। MBA हाथ से चलाने वाला प्लास्टिक का यंत्र है। एस्पिरेटर नेगेटिव दबाव प्रेशर के कारण गर्भ के अंशों को कैनुला के माध्यम सिलेंडर के अंदर खींचता है। इसे 12 सप्ताह तक के गर्भपात के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये जो विधि है MBA की, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन की, इसमें 12 सप्ताह का जो गर्भपात होता है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। औषधीय गर्भपात एक होती है औषधीय गर्भपात, इसमें क्या होता है देखते हैं। जो औषधीय गर्भपात होता है वो दवाई देकर गर्भपात कराया जाता है। औषधीय गर्भपात गर्भ समापन की सुरक्षित विधियों में से एक है। औषधीय गर्भपात एक नॉन सर्जिकल विधि है। इसमें 2 तरह की गोलियों का उपयोग किया जाता है। औषधीय गर्भपात केवल स्त्री रोग विशेषज्ञ या प्रशिक्षित MBBS डॉक्टर के द्वारा ही किया जाता है। कहने मतलब जो दवाई अबॉर्शन के लिए दी जाती हैं, गर्भपात के लिए दी जाती हैं, वो मेडिकल सर्टिफाइड स्त्री विशेषज्ञ रोग वाली डॉक्टर होनी चाहिए, ठीक है। वैसे नहीं है कि झोला छाप डॉक्टर से आप दवाई ले लिए तो आपका गर्भपात हो जाएगा, इससे आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आप उनसे कंसल्ट करिए जो MBBS डॉक्टर होते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंसफुल डॉक्टर होते हैं, उनको पता है कौन सी हमको दवाई देना है गर्भपात के लिए, ठीक है। तो आप उनकी परामर्श लेकर ही अच्छे से आप दवा लेकर गर्भपात कर सकते हैं, और बिना किसी नॉन मेडिकल सर्टिफाइड जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे करीब मत जाइए, उनसे कोई परामर्श लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। फिर नेक्स्ट हमारा है औषधीय गर्भपात संबंधी विशेष परामर्श क्या है देखते हैं। औषधीय गर्भपात की प्रयास स्वतः हो जाने वाला गर्भपात के समान है। कहने मतलब है जो मेडिकल वाला हमारा होता है, दवाई देने वाला जो गर्भपात होता है वो स्वतः ही हो जाता है कि आप दवाई खाए और आपका गर्भपात हो गया कुछ समय बाद, ठीक है। तो क्या होता है, ये स्वतः जो मेडिकल गर्भपात होता है हमारा दवाई वाला होता है, औषधीय वाला, उसमें स्वतः जो होता है वो स्वतः गर्भपात हो जाता है, ठीक है। जैसे एक स्वतः गर्भपात होता है वैसे ही दवाई के द्वारा जो दवा दी जाती है उससे भी स्वतः गर्भपात हो जाता है। 2 से 3 बार स्वास्थ्य केंद्र पर जाना आवश्यक है। यानी कि कहने मतलब अगर आप गर्भपात वाली कोई दवाई खाई हैं तो आपको क्या है 2 से 3 या 4 बार आपको स्वास्थ्य केंद्र जाना है और आपको वहाँ पर जांच करवानी है कि मैम हमने ये दवा खाया था, डॉक्टर साहब हमने ये दवा खाई थी, तो इसका क्या होगा। आप उनके टच में हमेशा रहिए, आप उनसे सलाह लेते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्या है, गोलियों को बताए गए निर्धारित तरीके से लेना आवश्यक है। कहने मतलब डॉक्टर ने जिस प्रकार का आपको कंसल्ट किया है, दवा देने के लिए बताया है, आप उसी से उस दवा का इस्तेमाल करें, ठीक है। कभी उल्टा सीधा दवा मत खाइए, नहीं तो आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकती है। फिर हमारा इसमें 8 से 13 दिन तक का रक्तस्राव हो सकता है। कहने मतलब है अगर आप अबॉर्शन की कोई दवाई खा रही हैं, कोई टेबलेट खा रही हैं, तो आपके ब्लड से क्या होगा, रक्त का स्राव होगा। और यह रक्तस्राव कितने दिन तक रह सकता है, 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते तक रह सकता है, 8 से 13 दिन तक रह सकता है, ठीक है। अत्यधिक रक्तस्राव होने पर सर्जिकल विधि से गर्भपात पूर्ण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कहने मतलब है कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा रक्तस्राव होता है तो डॉक्टर बोलता है कि हम इसका सर्जिकल ऑपरेशन करते हम क्या करेंगे, गर्भपात कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर कभी कभी ऐसी भी आवश्यकता पड़ती है।
ज़रूरत पड़ने पर स्वास्थ्य केंद्र पर जाने का साधन होना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र तक अगर आप गर्भपात की दवाई ले रही हैं, आपका समझ रहे हैं कि हमको गर्भपात हो रहा है, तो आपको कहीं कभी हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो आपको हॉस्पिटल के जाने के लिए आपके घर पर क्या होना चाहिए, उचित साधन होना चाहिए। ठीक है, इन गोलियों के लेने के बाद अगर गर्भ बढ़ता है तो उसे समाप्त करना आवश्यक है, क्योंकि इन गोलियों से भ्रूण को में कमियां होने का खतरा है। कहने का मतलब कभी कभी आपने दवाई ली गर्भपात की, ठीक है, तो आपको गर्भपात तो नहीं हुआ, लेकिन आपके पेट में बेबी बढ़ रहा है, तो ऐसे में स्थिति में क्या है, आपको गर्भपात करवा के ही रहना है, क्योंकि आपने टेबलेट खाई है। टेबलेट से अगर आपका भ्रूण विकसित हो गया, आपका बेबी बन गया, तो आपने टेबलेट खाई है कि किसकी, गर्भपात की। तो आपका जब बेबी होगा, तो जो बच्चा बेबी पैदा होगा, तो उसमें क्योंकि उसके अंश में कुछ दवाई का अंश रहा होगा कि तुमने दवाई खा ली है गर्भपात वाली, तो उसके असर क्या रहेगा, तुम्हारे बेबी पे रहेगा। और बेबी क्या होगा, अगर बाहर बर्थ कर गया तो उसमें कोई ना कोई कमी रह जाएगी। इसलिए यहाँ कहा गया है कि अगर गर्भपात की आप कोई टेबलेट खा रही हैं तो आपको हर हाल में गर्भपात करवाना है, क्योंकि उस बेबी में अगर बेबी पैदा हो गया, आपने गर्भपात वाली दवा खाई है और बेबी अगर कहीं से पैदा हो गया, ठीक है, बाई चांस, तो क्या होगा, आपको बेबी में उस कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए क्या करना है, आपको उसका हर हाल में गर्भपात करके रहना है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, औषधीय गर्भपात के साथ होने वाली सामान्य साइड इफ़ेक्ट्स, दुष्प्रभाव। अब देखते हैं, अगर कोई दवाई खा रही हैं आप गर्भपात की, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। जैसे है मितली, उल्टी, दस्त जैसे लक्षण प्रायः दूसरी गोली के बाद ही होते हैं या स्वतः ठीक हो जाता है। कहने का मतलब है, अगर गर्भपात की आप कोई टेबलेट ले रही हैं, आप कोई औषधियाँ ले रही हैं कि हमको गर्भपात करवाना है, ठीक है, तो आपने अगर कोई गर्भपात की टेबलेट ली है, तो वहाँ पर आपको क्या हो सकती है, उल्टी हो सकती है, मितली हो सकती है, दस्त हो सकते हैं। तो ऐसी आपको देखने को बीमारी मिल सकती है, लेकिन इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो स्वतः भी ठीक भी हो जाती हैं। फिर है बुखार आना, हरारत लगना या कंपकपी जैसे लक्षण बहुत कम समय के लिए होते हैं और स्वतः ही खत्म हो जाते हैं, परंतु यदि बुखार बना रहे तो इसे इन्फेक्शन की निशानी हो सकती है। कहने का मतलब है कि अगर आपने दवाई खाई, ठीक है, और आपको गर्भपात करवाना था, आपने मेडिकल की दवाई खाई, ठीक है, उसके बाद आपको बुखार आ गया और बुखार आपको हरारत भी लग रही है, आपका सर दर्द कर रहा है, तो ऐसा है कि आपको मान लो अपने जैसे गर्भपात की दवाई खाई थी, ठीक है, तो आपका जो ब्लड निकलेगा, क्लॉट निकलेगा, क्लॉट के रूप में अपने प्राइवेट पार्ट से, तो उससे क्या होगा, आपकी योनि में संक्रमण हो सकता है और संक्रमण होने की वजह से आपके शरीर में बुखार आ सकता है। और बुखार आएगा इसलिए क्योंकि आपके अंदर संक्रमण हो चुका होगा, क्योंकि ब्लड की क्लॉटिंग जब निकलती है तो वहाँ पर संक्रमण होने का खतरा बना रहता है, इसलिए आपको बुखार हो सकता है। इससे अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, कुछ महिलाएं सिर दर्द व चक्कर की शिकायत करती हैं। सिर दर्द के लिए दर्द की आम दवा दी जा सकती है, लेकिन चक्कर आने के लिए एक से अधिक तरल पदार्थ लेने की सलाह देती है। कहने का मतलब है, अगर चक्कर आपको आ रहा है तो आपके शरीर में ऊर्जा की कमी हो सकती है, तो आप तरल पदार्थ ले सकती हैं, जूस वगैरह ये सब पी सकती हैं, ठीक है। फिर एक कानून एवं गर्भपात। कानून क्या है, असुरक्षित गर्भ से संबंधित सभी मातृ मृत्यु और अस्वस्थता को सुरक्षा गर्भपात सेवाएं प्रदान करने का रोका जा सकता है। इस बात को पहचानते हुए भारतीय संसद ने 1971 में चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, MTP एक्ट पारित किया था। कहने मतलब है, भारतीय संसद ने 1971 में एक गर्भपात अधिनियम पारित किया था। तो आप इस अधिनियम को कहीं नोट डाउन कर लीजिए, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि हमारी भारत सरकार ने एक चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम कब पारित किया था। तो 1971 आपको वहाँ पर आंसर देखने को मिल सकता है। ये हमारे क्या है, एक कानून में एक नियम बना है कि गर्भपात करवाना क्या है, कानूनी विरुद्ध है, ठीक है, कानून के विरुद्ध है गर्भपात करवाना, कानूनन दंड है, जुर्म है। और गर्भपात में पल रहे बेबी की लिंग का निर्धारण भी करवाना क्या है, गुनाह है, पाप है और कानून के विरुद्ध है। कहीं कहीं पर आपने लिखा होगा, जहाँ पे अल्ट्रासाउंड करते हैं वहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पर भ्रूण की या लिंग की जानकारी करना दंडनीय अपराध है, ठीक है, लिंग की जांच करवाना दंडनीय अपराध है, ठीक है। तो ये हमारा अपराध के अधिनियम क्या था। फिर एक था MTP अधिनियम। इसमें क्या था, गर्भपात के लिए गर्भ अवधि की सीमा भारत में विशेष स्थितियों में 20 सप्ताह तक के गर्भ का गर्भपात कराना। कहने मतलब है, अगर किसी एक कानून आया था 1971 में, गर्भपात कानून, ठीक है, तो उसमें ये कहा गया था, अगर 20 सप्ताह का आपके भ्रूण है, ठीक है, और अगर भ्रूण ने अपने अल्ट्रासाउंड करवाना और भ्रूण के अंदर कोई कमी रह गई है, क्या भ्रूण जो हमारा विकसित नहीं है, कोई उसमें मिसकैरेज है या किसी प्रकार की विक्षिप्त है, तो आप उसका 20 सप्ताह का जो भ्रूण है उसे आप क्या कर सकते हैं, भ्रूण गर्भपात करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर
कोई मिसकैरेज नहीं है तो आप उसका गर्भपात नहीं करवा सकते। ये हमारे कानून 1971 में जो एक्ट आया था उसमें लिखा था। नेक्स्ट है, देखेंगे सामान्य प्रश्नोत्तर क्या है इसमें। इसमें लिखा है गर्भपात किन स्थितियों में किया जा सकता है। जब डॉक्टरों की राय हो तभी गर्भपात करवाना चाहिए। गर्भ को रखने से महिला के जीवन को खतरा है या इसके कारण महिला के शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य को गहरी चोट पहुंच सकती है। ठीक है, पैदा होने वाले बच्चे को शारीरिक या मानसिक असमानताएं होने की संभावना रहती हैं, तब गर्भपात होगा। विवाहित महिला है, उसके पति द्वारा अपनाई गई गर्भनिरोधक विधि की असफलता गर्भ बलात्कार का परिणाम है। जो गर्भ है वो हमारा बलात्कार का परिणाम है, तब भी हमको क्या होगा, गर्भपात करवा सकते हैं। फिर हमारा गर्भपात सेवाएं कौन कौन प्रदान करता है। केवल स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रशिक्षित MBBS डॉक्टर ही सेवाएं प्रदान करता है। कहने मतलब अगर गर्भपात की दवाएं जो सेवाएं हैं, मेडिकल जो फैसिलिटी है या डॉक्टर से कंसल्ट करना है तो सेवाएं सलाह कौन सा दे सकता है, तो हमारे जो MBBS डॉक्टर होती हैं, स्त्री रोग प्रशिक्षक MBBS डॉक्टर, वही सेवाएं प्रदान कर सकता है। कोई झोला छाप डॉक्टर दवाई नहीं दे सकता है। फिर गर्भपात सेवाएं कहाँ प्रदान की जा सकती हैं। सरकार द्वारा स्थापित संचालित अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र अथवा मान्यता प्राप्त किसी निजी नर्सिंग होम अस्पताल में गर्भपात की सेवाएं प्रदान की जा सकती हैं। फिर हमारा है गर्भपात के लिए सहमत। यदि महिला 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की है और मानसिक रूप से स्थिर हो तो सहमत फॉर्म पर केवल महिला ही सहमत से गर्भपात किया सकता है। पति या परिवार की सहमत से आवश्यकता नहीं होगी। कहने का मतलब है अगर गर्भपात हो रहा है तो उसमें महिला की क्या है, अनुमति लेना अनिवार्य है। केवल महिला की अनुमति से ही काम होगा। अगर उसका हस्बैंड चाहे या फैमिली को कोई भी सदस्य चाहे तो गर्भपात नहीं करवा सकता, क्योंकि जब गर्भपात होगा है तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटी होती हैं तो वहाँ पर एक साइन करवाया जाता है तो महिला से करवाया जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर महिला चाहेगी तभी गर्भपात होगा, चाहे उसका पति चाहे या परिजन चाहे तो क्या होगा, गर्भपात नहीं होगा। फिर हमारा है नाबालिग। 18 वर्ष से कम आयु की दशा में होने पर, मानसिक रूप से बीमार होने पर असहमति फॉर्म संरक्षक की सहमति से होगा। अगर कहने का मतलब है कि अगर कोई महिला है वो 18 साल से कम है और गर्भवती है तो वह अगर गर्भपात करवाना चाहती है तो क्या होगा, उस स्थिति में अगर 18 साल से कम की उम्र में है तो उसकी जो संरक्षिका होगी या उसका जो माता पिता होगा या हस्बैंड होगा तो उसकी अनुमति से ही क्या होगा, गर्भपात हो सकता है। फिर नेक्स्ट हमारा है नोट क्या है, MTP अधिनियम, आशा, ANM, LHB स्टाफ नर्स, पारंपरिक जन्म परिचालक, TBA या अन्य प्रशिक्षित व्यक्तियों को गर्भपात कराने की अनुमति नहीं देता। हालांकि वे MTP और गर्भपात पश्चात देखभाल या परामर्श करने के लिए कहने का मतलब जो NM वाली हैं ये गर्भपात नहीं करवा सकती हैं, हाँ लेकिन देखभाल कर सकती हैं जो गर्भपात महिला करवा रही है। अब क्या है, अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है गर्भपात वाले तो उसका परिणाम क्या होगा और उसके परिणाम क्या होते हैं। अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए परिणाम गंभीर हो सकते हैं। उल्लंघन करने की सज़ा न्यूनतम 2 वर्ष, अधिकतम 7 वर्ष कठोर कारावास होती है। कहने का मतलब अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उससे क्या हो सकता है, 2 साल या मैक्सिमम 7 साल की सज़ा हो सकती है। ठीक है, तो ये हमको देखने को मिलता है अगर इस नियम का कोई उल्लंघन करता है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या है, MT अधिनियम या PCMD अधिनियम। इसमें क्या है, चिकित्सीय गर्भ समापन MTM अधिनियम 1971 के अनुसार हमारे देश में कई परिस्थितियों में 20 सप्ताह तक गर्भपात कराया सकता है। गर्भपात सभी सरकारी अस्पतालों में मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में ही किया जाएगा। अस्पतालों में मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों में ही किया जा सकता है। यह अधिनियम सुरक्षित गर्भपात सेवा के लिए निर्देश प्रदान करता है जिससे असुरक्षित गर्भपात को कम किया जा सकता है। जो मतलब जो असुरक्षित गर्भपात होता है उसको सेवाएँ प्रदान करने के लिए जो असुरक्षित गर्भपात होता है उसमें भी हमारा नियम ये है कि अगर महिला के अंदर कोई असुरक्षित गर्भपात है तो उसको असुरक्षित जो गर्भ होता है उसे क्या करना है, वो गर्भपात करवा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी PCPNDT अधिनियम 1994 के अनुसार जन्म से पहले भ्रूण के लिंग की जांच करना अपराध है। मैंने बताया ना कि ये आप नोट डाउन कर लिए कि जन्म से पूर्व किसी भ्रूण की लिंग की जांच करवाना कानूनी अपराध है। एक्ट 1994 अधिनियम 1994 का अधिनियम आया था, उससे यही था कि अगर कोई भ्रूण में विकसित बच्चा है तो उसके लिंग की जांच करवाना कानूनी जुर्म है। यह अधिनियम गर्भधारण की करने से पहले और जन्म से पूर्व जांच की तकनीकों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है जिससे लड़के लड़कियों के अनुपात में सुधार किया जा सकता है। लिंग ये था
ये था कि मतलब जो हमारे देश में था, जो लड़के और लड़कियों का अनुपात था वो धीरे-धीरे गिर रहा था। लड़कियों का अनुपात गिर रहा था, इसलिए सरकार ने 1994 में एक्ट लाया था कि किसी भ्रूण की लिंग के आधार पर जाँच नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्ट था 1900, आप याद कर लिए 1971 का और 1994 का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए हमारे यूट्यूब एग्ज़ाम आरजू क्लासेस, यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।